हेलो बच्चों, रसायन की पाठशाला में आज मैं आपके समक्ष बच्चों आपका दूसरा अणुसंख्यक गुणधर्म लेके आया हूं। अभी हमें टोटल मिला के 4 अणुसंख्यक गुणधर्मों की व्याख्या करनी है बच्चों। पहला, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जिसको हमने पढ़ा है बच्चों। दूसरा, हमें क्वथनांक उन्नयन को समझना है। तीसरा, हिमांक अवनमन। और चौथा, पराशरण दाब अर्थात ऑस्मोटिक प्रेशर समझना है। हमें क्या क्या पढ़ना है बच्चों ये भी हम बता चुके थे। सबकी हम सबसे पहले 3 भागों में पढ़ेंगे। सबकी हम क्या करेंगे, सबकी प्रारंभिक जानकारी करेंगे, अर्थात ये क्या है और इनका सूत्र क्या है इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद दूसरे पद में हम जानेंगे कि हम सिद्ध करेंगे। हम क्या करेंगे बच्चों, सिद्ध करेंगे कि यह क्या है बच्चों, क्या सिद्ध करेंगे, यह अणुसंख्यक गुणधर्म है। क्या है बच्चों, यह अणुसंख्यक गुण है। इस बात की हम व्याख्या करेंगे, इस बात को हम प्रूफ करेंगे कि यह गुण अणुसंख्यक गुणधर्म है। तीसरा आएगा, इससे हम विलेय पदार्थ के अणुभार किसकी गणना करेंगे बच्चों, विलेय पदार्थ के अणुभार की गणना भी करेंगे हम। ये बातें हमें करनी है बेटा, ठीक है ना। सभी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगी, सभी सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में इन 3 बातों को करना है। तो हमारी दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चों, हम क्वथनांक का उन्नयन पढ़ रहे हैं। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, क्वथनांक में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हो रही होगी बेटा, तभी तो उन्नयन है ना। चलिए इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले। इससे पहले बच्चों हम पिछले भाग में जाते हैं, उन बातों को क्लियर कर लें जो हमने पहले कालांश में पढ़ा था। हमने माना एक पात्र में, जो हम पहले बता चुके हैं बच्चों, एक पात्र में हमारा प्योर सॉल्वेंट है। क्या है बच्चों, शुद्ध विलायक है एक पात्र में, ठीक है ना। इस पात्र को हमने क्या किया, एक कंटेनर से ढक दिया। अब इसको हीट किया। क्या किया बच्चों, हमने इसको हीट किया। इसकी जब हीट करेंगे तो इसकी वेपर बनेगी और वेपर यहां इकट्ठी होती जाएगी। एक स्थिति ऐसी भी आएगी बच्चों, हम आपको तीसरी बार बता रहे हैं ये, कि यहाँ पे वेपर के लिए स्थान नहीं बचेगा, तो पुरानी वेपर ठंडी होकर नीचे आएगी और यहां से नई वेपर बनती रहेगी। यह एक स्थिति डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाती है, साम्य अवस्था की स्थिति कहलाती है। यहां से वेपर बनेगी और वहां से ठंडी होकर नीचे आएगी बेटा, है ना। इस साम्य अवस्था की स्थिति में किसी भी द्रव की वाष्प उसके पृष्ठ पर जो भी दाब आरोपित करती है वह उस द्रव का वाष्प दाब कहलाता था। इसको चूंकि शुद्ध द्रव था इसलिए इसको P0 माना था हमने। क्या माना था बच्चों, P0 माना था हमने। ये हमने पहले पढ़ा है इसलिए रिवीजन कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, ये जो प्योर सॉल्वेंट था इसमें हमने सॉल्यूट मिला दिया। क्या मिला दिया बच्चों, सॉल्यूट मिला दिया। जो प्योर सॉल्वेंट था उसमें हमने सॉल्यूट और मिला दिया। ये तो सॉल्वेंट है ही। सॉल्यूट कैसा है बच्चों, अवाष्पशील। सॉल्यूट कैसा है हमारा, अवाष्पशील है। विलेय जो है वो अवाष्पशील है। अब जब हम इसको गर्म करेंगे, क्योंकि ये वाला भाग तो वाष्पित नहीं होगा, तो केवल विलायक का भाग वाष्पित होगा। जब विलायक का भाग वाष्पित होगा बच्चों, तो विलायक की वाष्प बनेगी, तो विलायक की वाष्प का ही दाब एक्सर्ट होगा। यानी सरफेस पर किसका दाब आरोपित होगा, केवल पृष्ठ पर कौन दाब लगाएगा, पृष्ठ पर केवल विलायक की वाष्प दाब लगाएगी। क्योंकि ये वाला भाग तो कैसा है, ये वाला भाग अवाष्पशील है। जो विलेय है ना, विलेय कैसा है, अवाष्पशील है। क्योंकि विलेय अवाष्पशील है अर्थात इसके पृष्ठ पर केवल विलायक की वाष्प बनेगी। तो निश्चित बात है कुछ भाग वाष्पशील नहीं है, तो इसके वाष्प दाब में कुछ कमी आ जाएगी। यानी इसका यदि हम वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब हम PS मान लें, क्या मान लें बच्चों, PS मान लें, तो वाष्प दाब में कितनी कमी हो जाएगी। पहले वाष्प दाब जो था वो, अब वाष्प दाब जो आया है वो, यदि हम उसका अंतर कर दें तो P0 माइनस PS करेंगे यदि हम, तो वाष्प दाब का अवनमन मिल रहा था हमें। क्या मिल रहा था बच्चों, वाष्प दाब का अवनमन मिल रहा था। ये हमने पढ़ा हुआ है। अर्थात हम ये बात जानते थे बच्चों पिछले कालांश में कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाए तो उस अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब
कम हो जाता है। चलिए ये बात नोट कर लें हम, क्या कह रहा हूं मैं, अवाष्पशील विलेय युक्त, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन, विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है। ये बात ध्यान रखना है, भी इसका यूज होना है बच्चों, है ना। यदि जिस विलयन में अवाष्पशील विलेय होगा उसका वाष्प दाब मूल से यानी पी नॉट, जो पी एस होगा सॉल्यूशन का वाष्प दाब जो होगा वो इससे कम हो जाएगा। किससे, पी नॉट से। जितनी कमी होगी उसे अवनमन कहा था, ठीक है ना। इस बात को मैं याद रखना। हम अब अपने टॉपिक पे आते हैं बच्चों। इसमें लिखा है क्वथनांक का उन्नयन। तो सबसे पहले हम जाने कि ये क्वथनांक क्या होता है। अभी तक आप लोग जानते हैं कि जिस पदार्थ जिस ताप पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, वह ताप क्वथनांक कहलाता है। लेकिन बच्चों ये परिभाषा ज्यादा अच्छी नहीं है। अब कौन सी परिभाषा दें हम। क्या होता है बच्चों, जब भी हम किसी भी पदार्थ, किसी भी विलयन को या किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं तो उसके पार्टिकल वेपर फेस में जाते हैं। किसमें जाते हैं बच्चों, वाष्प बनाते हैं। लेकिन हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर उस वाष्प को दबाए रखता है, मतलब उसको गैसीय अवस्था में बदलने नहीं देता है। अर्थात ऊपर क्या मिल रहा है उसको बच्चों, एक एटमॉस्फेयर का प्रेशर मिल रहा है, उसकी लेयर मिल रही है। वो लेयर क्या करती है, उस वाष्प को गैसीय अवस्था में बदलने नहीं देती है। लेकिन जैसे ही हमारे विलयन का वाष्प दाब हमारे वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर या इससे आगे निकल जाता है, वो हमारी जो वाष्प है वो गैसीय अवस्था में बदल जाती है। और उस समय जो भी ताप रहा होगा वह ताप विलयन का क्वथनांक कहलाता है। अर्थात क्वथनांक कौन सा ताप हो गया बच्चों, क्वथनांक किसी भी विलयन का वह ताप हो गया जिस पर इस विलयन का जो वाष्प दाब है वो वायुमंडल के दाब के बराबर हो जाए। अर्थात वायुमंडल के दाब का एक बैरियर लगा हुआ है बेटा, जब वो हमारा विलयन की वाष्प उस बैरियर को पार करेगी, उसको पार करके आगे बढ़ेगी बेटा, जब आगे बढ़ेगी तभी वो गैस में बदलेगी। यानी क्या कर रहा हूं मैं, दोबारा बताता हूं। जैसे हमने कहा ये हमारा एक विलयन है, इस विलयन में ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर है, इसका रिस्ट्रक्शन है। इसकी जब वाष्प बनेगी, जब वाष्प बनकर बच्चों यहां क्रॉस करेगी, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्रॉस करेगी, तो ये क्या होगा, तभी यह गैसीय अवस्था में बदल जाएगी। और इस समय जो भी ताप होगा वह ताप विलयन का क्वथनांक कहलाएगा। यानी क्वथनांक क्या होगा बच्चों, क्वथनांक किसी विलयन का वह ताप होता है जिस पर किसी विलयन की वाष्प दाब का, किसी विलयन के वाष्प दाब का मान वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है। अर्थात जब भी वाष्प दाब का मान वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है, विलयन वाष्पित होने लगता है। अर्थात वो उसकी सॉलिड, जो उसकी लिक्विड स्टेट है वो गैसियस स्टेट में चेंज होने लगती है। कब, क्वथनांक पर। क्वथनांक कब आएगा बच्चों, जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा, यह वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। जब, क्या कह रहा हूं मैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा, वाष्प दाब जब इसके बराबर हो जाएगा तो विलयन का क्वथनांक आ जाएगा। यहां जो भी टी होगा वह टी क्या कहलाएगा, वह टी क्वथनांक कहलाएगा। चलिए एक बात तो हम समझ चुके हैं, क्या समझ चुके हैं कि क्वथनांक क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जब हम बच्चों किसी भी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, मैं रिपीट आ रहा हूं वापस, तो विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। किसका वाष्प दाब बच्चों, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। और वाष्प दाब जब कम होगा बच्चों तो क्वथनांक अपने आप बढ़ेगा, क्योंकि वाष्प दाब जब कम हो जाएगा, हमें वाष्प दाब को वायुमंडल दाब तक ले जाना है, तो हमें वायुमंडल दाब तक ले जाने के लिए उसे और ताप देना पड़ेगा। यानी हमें विलयन को और गर्म करना पड़ेगा, उसको क्वथनांक तक लाने के लिए बच्चों और ताप देना पड़ेगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, जब अवाष्पशील विलेय किसी विलयन में मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिससे उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, क्वथनांक बढ़ जाता है। अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के क्वथनांक पर होने वाली इस वृद्धि को ही हम क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूं बच्चों, क्या बात हो रही है, जब भी किसी
विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब कुछ कम हो जाता है, क्योंकि विलेय अवाष्पशीलता, ये वाला भाग वाष्पित नहीं हो रहा है। जब इसका वाष्प दाब कम हो जाएगा तो इसके वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब तक पहुंचाने के लिए हमें और ताप की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात हमारे पदार्थ का या हमारे विलयन का क्वथनांक बढ़ जाएगा। अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति में क्वथनांक में होने वाली यह वृद्धि ही बच्चों क्वथनांक का उन्नयन कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? क्वथनांक का अर्थात यदि हमारा शुद्ध विलायक है, इसका क्वथनांक T0B है बॉइलिंग पॉइंट, और इसका क्वथनांक TB है, तो निश्चित बात है इसकी वैल्यू इससे ज्यादा होगी। अब यह ज्यादा तापमान लेगा कब? जब इसकी वाष्प का मान एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ना हो जाए, वाष्प दाब का मान। इनका जो अंतर आएगा बच्चों TB माइनस T0B, ये हमें बता देगा कि हमारे क्वथनांक में कितनी वृद्धि हुई है। ये डेल्टा TB कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? TB और T0B का अंतर डेल्टा TB कहलाएगा। जैसे माना इसका क्वथनांक था बच्चों 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और अब जो अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन है इसका क्वथनांक 105 डिग्री सेंटीग्रेड यदि है, तो हमारे क्वथनांक में उन्नयन कितना होगा बेटा? इसमें से इसको माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा वह क्वथनांक का उन्नयन होगा, अर्थात 5 डिग्री सेंटीग्रेड क्वथनांक में वृद्धि हो गई है। कब? जब अवाष्पशील विलेय मिलाया। चलिए इस बात को बच्चों एक ग्राफ से समझते हैं हम। किससे समझते हैं हम? एक ग्राफ से समझते हैं हम। कर्व बनाते हैं। पहले इसको थोड़ा नोट कर लेना बच्चों, इसको मिटा दें, इसको मिटा देना, ऊपर लिखते हैं फिर। चलिए बच्चों हम एक इसको ग्राफ से बताते हैं। हमने माना हमारा एक विलयन है, इस विलयन में हमने क्या किया? ताप और दाब के बीच कर्व खींचा। यह हमारा ताप है, टेम्परेचर है यहाँ पे, और यहाँ पे प्रेशर वाष्प दाब है। क्या है बच्चों? वाष्प दाब। इन दोनों के बीच में हम एक कर्व खींच रहे हैं। हमने माना हमारे विलयन में जो शुद्ध जो विलयन है, विलयन का वाष्प दाब ये है। यदि दो राशियां, हम क्या कह रहा हूं, तापमान बढ़ाने से वाष्प दाब बढ़ता है। यदि दो समानुपाती राशियों के बीच में कर्व खींचेंगे बच्चों तो इस तरह का आएगा। ये हमारी लाइन है, यहां तक पहुंचना हमें आवश्यक है। ये हमारी वायुमंडल का दाब है। ये क्या है बच्चों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यदि हमारी वाष्प को यहां तक पहुंचना अनिवार्य है, जब यहां तक पहुंचेगी तो हमारा जो पदार्थ है वो वाष्पित होने लगेगा। यहाँ ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इसका बॉइलिंग पॉइंट है, और ये कर्व किसका कह रहा हूं बच्चों? सॉल्यूशन कंटेनिंग कौन कर रहा है भाइयों? बच्चों अवाष्पशील विलेय युक्त, अवाष्पशील विलेय युक्त सॉल्यूशन है बच्चों। इसमें विलेय कैसा है? इसका विलेय अवाष्पशील है। चलिए हमने क्या किया, निश्चित बात है ये आएगा। अब हम जानते हैं यदि प्योर सॉल्वेंट रहा होगा तो निश्चित बात है प्योर सॉल्वेंट का जो वाष्प दाब है वो थोड़ा ज्यादा रहा होगा। यानी ये प्योर सॉल्वेंट का हमने कर्व बनाया, इसका वाष्प दाब थोड़ा ज्यादा होगा, और ये इसका यहां पहुंचते पहुंचते ये वायुमंडलीय दाब तक पहुंच गया। ये जो राशि है बच्चों, ये कौन सा है? ये हमारा सॉल्वेंट कौन सा है? सॉल्यूशन यानी P है, और ये P0 है वाष्प दाब। देखिए P0 की वैल्यू बच्चों, जो P0 की वैल्यू है वो कैसी है? P से बड़ी है। जब हम अवाष्पशील विलेय मिलाया तो इसके वाष्प दाब में क्या हो गई? कमी हो गई। और इसका जो क्वथनांक है बच्चों, ये देखें अच्छा हम, ये जो क्वथनांक है, ये क्वथनांक इसका बढ़ गया। ये अगर माने ये वाला जो था ये TB था और ये T0 भी है, अर्थात ये शुद्ध विलायक का क्वथनांक है और ये अवाष्पशील विलेयुक्त क्वथनांक विलयन का क्वथनांक है। इसमें कुछ वृद्धि हो गई है बच्चों। इसमें जो वृद्धि हुई है, कितनी वृद्धि हुई बच्चों? TB माइनस T0B। ये जो वृद्धि है, यही वृद्धि डेल्टा TB कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? क्वथनांक का उन्नयन कहलाती है। इसमें जो वृद्धि हो गई है, यही वृद्धि क्वथनांक का उन्नयन कहलाती है। आपको दिख भी रहा है स्पष्ट कि जब भी शुद्ध विलायक में ये सॉल्वेंट है, क्या है? ये सॉल्वेंट है, इसमें हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया। जैसे ही नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, इसका वाष्प दाब तो कम हो गया लेकिन इसका क्वथनांक बढ़ गया।
क्वथनांक की यह वृद्धि ही क्वथनांक उन्नयन कहलाती थी बच्चों। ठीक है ना। यानी इसको हम ग्राफ से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। हम इसको आगे करते हैं बच्चों। हम देख रहे हैं कि क्वथनांक उन्नयन जो है, इतना क्वथनांक उन्नयन है, वो किसके बराबर होगा बच्चों? वाष्प दाब के अवनमन के बराबर होगा। ठीक है ना। क्वथनांक उन्नयन किसके बराबर आ रहा है? वाष्प दाब के अवनमन के। क्या हो रहा है? यदि जो पी नॉट माइनस पी आएगा वही क्या होगा? वो प्रोपोर्शनल है टी बी माइनस टी नॉट बी के। ये हम देख रहे हैं ना बच्चों। जैसा जैसे क्वथनांक बढ़ेगा वैसे वैसे वाष्प दाब कम होगा विलेय युक्त विलयन का। यानी अवाष्पशील विलेय की मात्रा जितनी मिलाते जाएंगे उतना वाष्प दाब कम होता जाएगा, और जितना वाष्प दाब कम होता जाएगा क्वथनांक में उतनी ही वृद्धि होती जाएगी। वो हम देख भी रहे हैं। इसको हम थोड़ा आगे लिख दें। हम जानते हैं नहीं क्या हो गया? क्वथनांक उन्नयन जो हो रहा है वो किस में हो रहा है बच्चों? वाष्प दाब में अवनमन के बराबर हो रहा है, मतलब समानुपाती हो रहा है। अर्थात ये आपेक्षिक अवनमन के भी समानुपाती होगा। यानी क्या हो गया बच्चों? जो पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट है बच्चों, ये भी क्वथनांक उन्नयन के बराबर होगा, और ये होता है बराबर बच्चों एक्स बी के। ये तो हम जानते ही है। पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट एक्स बी के बराबर होता है, और ये क्वथनांक उन्नयन के भी समानुपाती था। पी नॉट लगा दिया, एक स्थिरांक लगा दिया बच्चों हमने, समानुपाती हटा के एक स्थिरांक लगा दिया हमने यहाँ पे, तो ये इसके बराबर हो गया। चूंकि यह एक्स बी पर आधारित है और एक्स बी मूल पर आधारित होते हैं। किस पर आधारित हो बच्चों? मूल पर आधारित होते हैं, और मूल अणु पर आधारित होते हैं बच्चों। किस पर? मूल अणु पर आधारित होते हैं। तो यह एक अणुसंख्यक गुणधर्म हो गया। देखिए हमने इसकी प्रारंभिक व्याख्या की। दूसरा पॉइंट था यह मैं बताना था कि यह एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। हमने कहा यह मूल पर आधारित है, मूल प्रभाज पर। किस पर आधारित है बच्चों? मूल प्रभाज पर आधारित है। मूल प्रभाज विलयन में उपस्थित विलेय के मूलों पर आधारित होता है, और मूल पदार्थ के अणुओं पर आधारित होता है, ना कि पदार्थ की प्रकृति पर। मूल प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा। अर्थात यह एक क्या हो गया बच्चों? यह एक अणुसंख्यक गुणधर्म हो गया। क्या हो गया बच्चों? अणुसंख्यक गुणधर्म हो गया। कौन? जो वाष्प दाब, जो क्वथनांक का उन्नयन है, वह विलयन का एक अणुसंख्यक गुणधर्म हो गया। ठीक है ना। क्लियर है? दूसरी बात हो गई है। अब इसकी गणितीय व्यंजक और लिख लेते हैं, फिर उसके सवाल करते हैं। इसी बात को बच्चों हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास आ गया था पी नॉट माइनस पी इक्वल अपॉन पी नॉट, और एक्स बी की वैल्यू रख दें बच्चों हम। अगर हम जानते थे डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, जब हमने सिद्ध किया था बच्चों, और एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। यहाँ ए सॉल्वेंट था, बी सॉल्यूट था। इसको थोड़ा सॉल्व किए, ये यहाँ लेगा राशि को, पी नॉट को यहाँ ले गए। क्या हो गया बच्चों? इसको डेल्टा वी भी, डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, बाद में लिख देंगे डेल्टा टी भी। अच्छा, पी नॉट माइनस पी तो डेल्टा टी भी है ही। हमने क्या लिखा बच्चों? पी नॉट माइनस पी इक्वल टू आ गया पी नॉट डब्ल्यू बी एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है ना। ये राशि बच्चों और ये राशि, यह दोनों क्या होते हैं? ये दोनों क्या होते हैं बच्चों? यह दोनों नियतांक होते हैं। अर्थात जो सॉल्वेंट होगा उसका मॉलिक्यूलर मास फिक्स होगा, और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर भी फिक्स होगा। अर्थात इन दोनों को यदि हम हटाते हैं तो लग सकता है पी नॉट माइनस पी प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा डब्ल्यू बी इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए। डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू आया क्यों? यह दोनों कैसे हैं? पी नॉट और एम ए, ये कैसे हैं बच्चों? कांस्टेंट है, अर्थात ये नियतांक हैं। इन नियतांक को हटाने पर यहां समानुपाती लगा दिया। और ये जो जानते हैं बच्चों, हम जानते थे पहले, ये हमने यहां लिखा था, ये होता है क्वथनांक उन्नयन के समानुपाती। अर्थात क्वथनांक में उन्नयन भी इसके समानुपाती हो गया। तो क्या हो गया बच्चों? डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। इसको जब हटाएंगे बच्चों, एक समानुपाती नियतांक लगाते हैं, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी और एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये जो राशि है बच्चों, ये जो राशि है,
इस राशि को हम विलयन की मोललता कहते हैं। प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या भी बोल सकते हैं इसको बच्चों, क्या बोल सकते हैं? प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या है ये। इसको मोललता लिख सकते हैं, अर्थात क्या आ गया बच्चों? डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम, केबी इंटू एम। केबी बच्चों एक समानुपाती नियतांक है। क्या है? समानुपाती नियतांक है। इसको हम मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मोलल उन्नयन स्थिरांक। केबी एक समानुपाती नियतांक है। इस समानुपाती नियतांक को हम मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसकी परिभाषा भी बच्चों आ जाती है कभी कभी। परिभाषा क्या होती है देखें, अच्छा हम लिखें यदि m इक्वल टू 1 तो डेल्टा टीबी कितना होगा बच्चों? हमारा डेल्टा टीबी हो जाएगा केबी, अर्थात इकाई मोलल विलयन का जो भी क्वथनांक उन्नयन होगा। क्या कह रहा हूं बच्चों? परिभाषा क्या हुई? इकाई मोलल विलयन का जो भी क्वथनांक उन्नयन होगा उस क्वथनांक उन्नयन को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहेंगे। यानी मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या हो गया बच्चों? यहां लिख दें हम केबी क्या हो गया? केबी हो गया इकाई मोलल विलयन का, इकाई मोलल विलयन का क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन। ये क्या कहलाया? केबी कहलाया। क्या कहलाया बच्चों? केबी। इसको इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है ना बच्चों? यानी क्या होता है, जब मोललिटी 1 होगी उस समय जो क्वथनांक उन्नयन आएगा वही केबी होगा। इसको थोड़ा नोट कर लीजिए बेटा। चलिए बच्चों, आपने नोट कर लिया है ना? वैसे तो ज्यादातर न्यूमेरिकल में हमें केबी की वैल्यू दी होगी। अगर केबी की वैल्यू नहीं दी है, रेयर केस में होता है बेटा ऐसा, तो एक फॉर्मूला और लिखा हुआ है केबी का। केबी इक्वल टू एम आर टी नॉट बी का स्क्वायर 1000 इंटू डेल्टा एच वेपोराइजेशन। कौन क्या है? एम जो है वो हमारे सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास होगा। आर क्या होगा बच्चों? गैस कांस्टेंट होगा। इसकी वैल्यू 8.314 आती है। कितनी आती है बच्चों? 8.314। ठीक है ना? लेकिन यदि इसको हम उसमें ये जूल में होती है, यदि इसको हम कैलोरी में लिखाएंगे तो 2 कैलोरी होती है बच्चों। 2 कैलोरी पर मोल लिख सकते हैं इसको हम। किसकी वैल्यू को? आर की वैल्यू को। टी नॉट बी क्या है? प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। और डेल्टा एच वेपोराइजेशन को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, डेल्टा एच वेपोराइजेशन इक्वल टू एलवी इंटू एम। एलवी क्या है? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है। क्या है बच्चों? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है। इस फॉर्म में यहां रखेंगे तो एम से एम कट जाएगा। इसको नई तरह से कैसे लिख सकते हैं बच्चों? केबी इक्वल टू एम से एम कैंसिल हो जाएगा, आर टी नॉट वी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एल एन। एल वी वेपोराइजेशन की है ना, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है। तो इस फॉर्मूले से भी बच्चों हम केवी का मान निकाल सकते हैं। चलिए इन फॉर्मूले को लिख रहे हैं बच्चों, इसको मिटा के इससे संबंधित कोई न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों, है ना? चलिए बच्चों कुछ प्रश्न करते हैं, उससे पहले हम फॉर्मूला लिख लें। हम जान चुके हैं बेटा डेल्टा टीबी इक्वल टू जान चुके हैं टीबी माइनस टी नॉट बी, ये हमने जाना है। दूसरा हमने जाना है बच्चों डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू एम, और हमने और भी लिखे हैं डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी। एम की वैल्यू रख दें बच्चों, और मास को हम ग्राम में रखेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ये भी हमने जाना बच्चों। और एक डेल्टा एच का फॉर्मूला और लिखा था, उसका यूज सॉरी केबी का फॉर्मूला और लिखा था बच्चों। केबी इक्वल टू क्या लिखा था? आर टी नॉट बी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एल वी ए पी। ये फॉर्मूले बच्चों में याद रखना है। इन फॉर्मूले का यूज होगा, जिसका जब यूज होगा वो देखते हैं। एक प्रश्न दिया है बच्चों कि 12 ग्राम ग्लूकोज के 100 ग्राम जलीय विलयन
जलीय विलयन 12 ग्राम ग्लूकोज के 100 ग्राम जलीय विलयन का क्वथनांक 100.36 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हमें इस जल के लिए केवी निकालना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों? जल के लिए केवी ज्ञात करना है। बच्चों याद ध्यान रखना, अगर तापमान के डिफरेंस को हमें निकालना है तो डिग्री सेंटीग्रेड ले लें तो चल जाएगा काम बच्चों, लेकिन कहीं किसी गणना में तापमान अकेला रखना पड़ेगा, जैसे यहाँ तापमान हमें अकेला रखना पड़ेगा, तो हमें तापमान की वैल्यू केल्विन में रखना है बच्चों। किस में रखना है? केल्विन में। अभी तापमान से तापमान घटा रहे हैं तो आंसर उसमें ज्यादा वेरी नहीं होगा, कोई वेरिएशन नहीं होगा, लेकिन अकेले तापमान का यूज केल्विन में करेंगे बच्चों, अभी कोई अंतर नहीं आएगा। चलिए हम करते हैं। हमने देखा WB दे रखा है 12 ग्राम, विलेय का भार दे रखा है, और WA दे रखा है बच्चों 100 ग्राम, ये भी हमें दे रखा है। और आगे देखें बेटा, हमें दे रखा है TB विलयन का क्वथनांक दे रखा है 100.36 डिग्री सेंटीग्रेड। T नॉट भी हम जानते हैं, शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो हम डेल्टा TB निकाल सकते हैं बच्चों इससे। डेल्टा TB इक्वल टू TB माइनस T नॉट भी। सॉल्व किया तो आंसर आ जाएगा बेटा 0.36 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आ गया हमारा डेल्टा TB। चलिए वैल्यू रखें। अच्छा मॉलिक्यूलर मास और देख लें। ग्लूकोज होता है C6H12O6, 6 कार्बन का 72, 12 हाइड्रोजन का 12 और इसका 96 आएगा 180। चलिए वैल्यू रख दें। अब MB निकल आया ना, वैल्यू रखें। डेल्टा TB इक्वल टू होता है KB WB 1000 MB इंटू WA। KB निकालना है हमें, तो KB क्या हो जाएगा बच्चों? KB हो जाएगा डेल्टा TB डॉट MB और WA डिवाइडेड बाई 1000 इंटू WB। इन सब की वैल्यू रख दें बच्चों। चलिए वैल्यू रखते हैं। KB इक्वल टू हो गया बेटा, डेल्टा TB कितना दिया है 0.36 और MB कितना दिया है 180 दिया है बच्चों, और WA 100 दिया है अपॉन 1000 मल्टीप्लाई बाई 12। W की इक्वल 12 है। ये 3 0 तो कैंसिल ही हो गए, इसको घटाया, ये 3 0 कैंसिल हो गए ना, इसको हटाया तो यहाँ 100 लगा दें और ये इससे 3 टाइम गए, यानी आया 54 अपॉन 100 और आ गया 0.54। क्या आ गया बच्चों? 0.54 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोल। इसको नोट करना बच्चों। चलिए बच्चों अगला प्रश्न करते हैं, एक दूसरा प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन दिया है 6 ग्राम अवाष्पशील विलेय के 100 ग्राम जल में बने विलयन का क्वथनांक 100.51 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है बच्चों? 100.51 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि जल के लिए KB दिया है, मोलर उन्नयन स्थिरांक दिया है 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलर सॉल्यूशन दिया है, तो विलेय का अणुभार ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बच्चों? विलेय का अणुभार ज्ञात कीजिए। प्रश्न तो बिल्कुल सिंपल है, इसकी वैल्यू निकालिए। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा है बेटा हम इसको। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? MB निकालना है ना हमें। MB इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, डेल्टा TB नीचे आ जाएगा बस केवल, KB इंटू WB इंटू 1000
अपॉन क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए। डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं बच्चों अब, है ना, सीधे सीधे वैल्यू रख रहा हूं। केवी की वैल्यू दी हुई है 0.51, डब्ल्यू बी विलेय का भार दिया हुआ बच्चों 6 ग्राम, तो 6 लिख दिया हमने, मल्टीप्लाई 1000 लिख दिया, डिवाइडेड बाई डेल्टा टीबी। चूंकि शुद्ध जल का क्वथनांक 100 होता है तो डेल्टा टीबी बच्चों निकलेगा 100.51 माइनस 100, यानी आएगा 0.51। डेल्टा टीबी की वैल्यू डाल दी यहाँ पे 0.51। डब्ल्यू ए कितना है बच्चों, डब्ल्यू ए 100 है। सिंपल क्वेश्चन हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 1 से 5 1 कैंसिल हो गया, आंसर आया 60 ग्राम पर मोल। कितना है बच्चों, इसके एक मोल का अणुभार 60 ग्राम है। कितना है बच्चों, 60 ग्राम पर मोल। ये दूसरा क्वेश्चन उतार लीजिए बच्चों, एक दो क्वेश्चन और। चलिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया है 3.8 ग्राम सल्फर के 100 ग्राम, थोड़ा पेन चेंज कर लें बच्चों, साफ नहीं चल रहा है ना, 100 ग्राम कार्बन डाइसल्फाइड में बने विलयन का क्वथनांक 46.66 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है बच्चों, 46.66 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि शुद्ध कार्बन डाइसल्फाइड का क्वथनांक 46.3 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो सल्फर अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या बताइए। किसकी संख्या बच्चों, परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अर्थात पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इस एक चीज और दे रखी है, डेल्टा एच वेपोराइजेशन दे रखा है बच्चों 6400 कैलोरी पर मोल, ये भी दे रखा है साथ में। सामान्यतः हम क्या करेंगे, पहले इसका अणुभार निकाल लेंगे, सल्फर के अणु का अणुभार निकाल लेंगे, उसमें एक परमाणु के परमाणु भार का भाग दे देंगे तो परमाणु की संख्या आ जाएगी। तो बच्चों में क्या क्या दे रखा है, हमें WB दे रखा है बच्चों, WB 38 ग्राम दे रखा है, और हमें WA भी दे रखा है, विलायक का भार दे रखा है 100 ग्राम। चलिए आगे देखते हैं, TB दे रखा है, विलयन का क्वथनांक दे रखा है 46.30। कितना दे रखा है बच्चों, 46.630 तो है ना, 3 विलयन का ये 46.66 दिया है ना, 66 डिग्री सेंटीग्रेड, और T0 भी दे रखा है 46.30 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा टीबी हम निकाल लेंगे बच्चों, डेल्टा टीबी इक्वल टू होता है टीबी माइनस T0 बी। क्या आंसर होगा बच्चों इसका, टीबी कितना दे रखा है 46.66 माइनस 46.3330 है ना, 0.36 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। इसमें बच्चों हमें केबी नहीं दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है, केबी, लेकिन हमें ये डेल्टा एच वेपोराइजेशन दे रखा है। इससे हम इस सूत्र में रखकर, इसमें डेल्टा एच का भी फॉर्मूला होता, क्या होता है बच्चों, केबी इक्वल टू MRT0B का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच VAP। ये इस फॉर्मूले में रखेंगे हम तो हमें आंसर मिल जाएगा बेटा। कैसे मिलेगा आंसर देखते हैं, डायरेक्ट रख रहे हैं बच्चों हम, केबी इक्वल टू एम यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड का अणुभार, यही रख दे रहा हूं बच्चों, कार्बन का 12 है और 2 सल्फर का होता है 64, ठीक है ना, 32 और 32 64, इंटू क्या है बच्चों आर चूंकि यहाँ पे इसकी डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी कैलोरी में, तो हमने बताया था अप्रोक्स 2 आता है, 2 कैलोरी पर मोल आता है ना बच्चों,
2 हो गई, आर की वैल्यू कितनी हो गई है 2। और टी नॉट बी, टी नॉट बी को बच्चों ये भी याद रखना है हमें, टी नॉट बी कहाँ है हमारा, टी नॉट बी ये है। लेकिन हमने बताया था जब सिंगल गणनाएं होंगी तो हमारे टेम्परेचर केल्विन में रखना है, इसमें 273 और जोड़ देंगे तो बच्चों इसका आंसर आएगा 30, तो ये हो गया 6 और 3 9, और ये आ गया 1 और 3, 319.3, यानी क्या हो गया 319.3 केल्विन में हो गया बच्चों। ये किस में हो गया, केल्विन में हो गया, अपॉन 1000 इंटू 6400। इसको सॉल्व किया तो आंसर आया बच्चों 76 हो गया ना, इंटू 2 इंटू 319.3 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 6400। ठीक है ना, क्या हो गया बच्चों, इसको सॉल्व किया बच्चों, चूंकि मैंने बुक से देखा हुआ है, इसका आंसर आता है 2.42 अप्रोक्स, लगभग कितना आता है बच्चों 2.42 केल्विन पर मोलल, है ना, केल्विन पर मोलल, MOLAL, ये केल्विन में दिया है ना, तो ये आ गया केल्विन पर मोलल। अच्छा ये भी याद रखना बच्चों, केबी का मान यहां भी केल्विन में रखेंगे तब भी आंसर यही आएगा, 0.36 ही आंसर आएगा बेटा, है ना। तो यहाँ यूनिट वैसे अलग अलग है, इसको भी केल्विन में चेंज करना पड़ेगा, लेकिन उनका डिफरेंस यही आएगा बच्चों, इसलिए इस पर ज्यादा इसमें आंसर मतलब जो हमारा आंसर है वो वेरी नहीं करेगा हमारा। अब तो हम रख दें बच्चों, क्या होता है एम बी इक्वल टू होता है, क्या एम बी यहां से निकालना बच्चों, एम बी क्या होता है के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए। चलिए वैल्यू रख दें बच्चों, के बी की वैल्यू आ गई हमारी 2.42 मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी दिया है 3.8, 3.8 पॉइंट है ना, 3.8 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी बी आ गया बच्चों, डेल्टा टी बी कहाँ था, डेल्टा टी बी हाँ ये वाला है 0.36, और डब्ल्यू ए कितना दिया है बच्चों, डब्ल्यू ए दिया है 100, कितना दिया बच्चों डब्ल्यू ए 100 दिया है, ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल होगा। इसको भी जब सॉल्व करेंगे बेटा, इस राशि को जब सॉल्व करेंगे, चूंकि ये भी मैंने देख, इसका आंसर आएगा अप्रॉक्स 254.1, कितना आंसर आएगा बच्चों 254.1 ग्राम पर मोल, ये इसकी वैल्यू आएगी बेटा, है ना। अब हमें क्या मिल गया, एस का अणुभार मिल गया, एस का अणुभार कितना आ गया बच्चों 254.1। तो हम एस के परमाणु निकालें, यदि हम परमाणु निकालने के लिए बच्चों हम अणुभार में एक परमाणु के भार का भाग दे दें, किसका भाग दे दें बच्चों, एक परमाणु के भार का भाग होता है, भार होता है 32, जब 32 को इससे भाग लगाएंगे बेटा आंसर आएगा 7.95, यानी अप्रॉक्स 8, कितना आंसर आएगा बच्चों 8। प्रश्न था सल्फर के अणु में कितने परमाणु होंगे, सल्फर के अणु में 8 s परमाणु होंगे, कितने होंगे बच्चों, सल्फर के 8 परमाणु होंगे। ये प्रश्न भी हो गया बच्चों, प्रश्न क्या था, ये सल्फर का कार्बन 3.8 ग्राम सल्फर का 100 ग्राम कार्बन डाइसल्फाइड में विलयन बना था, इसका क्वथनांक दिया है विलयन का, शुद्ध पदार्थ का क्वथनांक दिया है। इसमें एक नई बात आ गई बच्चों, हमें केबी की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ी, तो केबी के फॉर्मूले लिखे हुए हमारे पास, उसकी वैल्यू फाइंड कर ली और हमारा अंत में परमाणु की संख्या 8 आ गई है। बच्चों मैं आशा कर रहा हूं आपको नवीन जानकारियां मिल रही होंगी, आप मेरे साथ लगातार बने रहिए, इसी तरह नई नई जानकारियां लेके आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। अगले टॉपिक में, अगले कालांश में अपना तीसरा अनुसंख्यन गुणधर्म हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को पढ़ेंगे, जो लगभग क्वथनांक में उन्नयन जैसा ही है, इसलिए उसमें व्यवहारिक पक्ष, उसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो बहुत ज्यादा व्याख्या बच्चों में नहीं करूंगा, संक्षेप में समझाऊंगा, क्योंकि यहां हमने सब कुछ बता दिया है आपको। तो अगले कालांश में हिमांक अवनमन संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, उसका अनुसंख्यन गुणधर्म क्या होता है उसको बताएंगे और उसके न्यूमेरिकल लेके आएंगे। तब तक इस
टॉपिक को आप नोट कीजिए और इसको ध्यान से पढ़िए बच्चों। आपकी परीक्षा का समय नजदीक आ गया है, तैयारी कीजिए, अपना समय बिल्कुल मत गंवाइए, क्योंकि यही 2-3 महीने बच्चों आपके भविष्य को बनाएंगे। आप यहाँ ज्यादा कंसंट्रेट होंगे तो आपको परीक्षाओं में अच्छे नंबर मिलेंगे, जिससे आपका आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होगा बच्चों।